आधी हकीकत आधा फसाना। धर्म ग्रंथों में फरिश्तों का जिक्र कई बार मिलता है, लेकिन किसी के मुताबिक फरिश्ते होते हैं तो कुछ लोग इनके वजूद को ही सिरे से खारिज करते हैं। ऐसे में हमारे सामने एक ऐसे दरबार का दावा पेश किया गया जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां अदृश्य फरिश्ते इंसानों की मदद करते हैं, मरीजों का इलाज करते हैं, लोगों की समस्याएं दूर करते हैं। कहते हैं ये सब कुछ बिल्कुल ऐसे होता है मानो वहां फरिश्तों ने कोई अदालत लगा रखी हो। जैसे ही बीमार लोगों की उस अदालत में पेशी होती है, वहां कुछ अजीब सी घटनाएं होती हैं। कुछ अनजान साए वहां मंडराने लगते हैं और थोड़ी देर बाद आंखों के सामने ही मरीज बिल्कुल ठीक हो जाता है। ऐसा लगता है मानो उसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। लोगों के मुताबिक ये चमत्कार दरबार के अदृश्य फरिश्ते करते हैं। हमारे लिए तो ये सब किस्से कहानियों से ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जब उस दरबार में पहुंचे और दावे की हकीकत को परखा तो हैरान रह गए। अब ये चमत्कार उस दरबार का है या दरबार में मौजूद किसी अनजान शक्ति का? कहते हैं वहां पहुंचते ही शैतानी शक्तियां पनाह मांगने लगती। बुरी ताकतें तिलमिला उठती। कोई चीखता है, कोई चिल्लाता है, तो किसी को दर्द अंदर ही अंदर टीसता है, यहां तक कि वो खुद को चोट पहुंचाने से भी नहीं चूकता। फिर रूहानी साए से पीड़ित इंसान की दरबार में पेशी होती, सुनवाई चलती, सजा भी सुनाई जाती। फिर कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर आंखों पर यकीन नहीं होता। सजा काटने के बाद पीड़ित इंसान बेहोश हो जाता है और जब होश में आता है तो ऐसा लगता है मानो कुछ हुआ ही नहीं था। दरबार के इस चमत्कार में विश्वास करने वालों की कमी नहीं है। एक खोजो सैकड़ों मिलते हैं। डॉक्टर के पास ले गए, काफ़ी इलाज कराया, बताता हूँ, काफ़ी इलाज कराया, सीने का एक्सरे वगैरह कराया, जांच वगैरह कराई, खून की जांच हुई, लेकिन उसमें नॉर्मली निकला, कोई उसमें मतलब कि कोई बीमारी नहीं निकली इनको। लेकिन वो सीने की जो दर्द थी वो ख़त्म नहीं हो रही थी। और सरकार की बारगाह में जब से आए हैं, जब से वहाँ आराम, काफ़ी आराम को मिला यहाँ से। 5 साल से आप इस दरगाह में आते हैं, तो डॉक्टर के पास नहीं गए? डॉक्टर के पास गए थे, मगर वहाँ से कोई राहत नहीं मिली। बाबा को वहाँ आए, बाबा को वहाँ से राहत मिली हमको। लेकिन हमें इस विश्वास में अंधविश्वास नजर आया। पड़ताल के लिए चमत्कार की हर कहानी का पीछा किया, गुम हो चुके कई चेहरों को तलाशा। इस दौरान कई बार बुरे सायों से सामना भी हुआ। ये समझ लेना। यहां तक कि मेडिकल साइंस और दरबार के चमत्कार को आमने सामने खड़ा कर दिया। इसके बाद जो हुआ वो चौंका देने वाला था, आंखें खोल देने वाला था, जिसे जानने के लिए आपको ये कहानी वहां से देखनी होगी जहां से कहानी शुरू होती है, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। जो चीज़ें हमारी समझ से परी होती हैं वो अक्सर हमारे दिलों में खौफ पैदा कर देती हैं, और जब इंसान के दिलो दिमाग पर खौफ बैठ जाता है तो वो कुछ अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। नमस्कार, मेरा नाम सुहेल है और आप समझ गए होंगे कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। लखनऊ के पास एक बहुत छोटा सा शहर है, नाम है बाराबंकी। इस शहर में एक ऐसी अदालत के बारे में पता चला है जो हमारी दुनियावी अदालत से बहुत अलग है। अदालत आप जानते हैं उसमें जज होता है, वकील होता है, केस करने वाला होता है, लेकिन हमें बताया गया है कि इस अदालत में ना तो जज दिखाई देता है, ना जिस पर केस चल रहा है वो दिखाई देता है। ये सब कुछ गैब में होता है, मतलब नज़र के पीछे होता है। कैसी अदालत है, कौन लोग आते हैं, किसका फैसला होता है, यही सब समझने के लिए हम चलेंगे बाराबंकी। हमारी मंजिल थी लखनऊ से 50 किलोमीटर दूर बाराबंकी का बांसा, जहां हमें बांसा शरीफ की दरगाह जाना था।
कहते हैं रूहानी ताकतों की वो सबसे बड़ी अदालत है। थोड़ी देर बाद हम उस दरगाह के सामने खड़े थे जो देखने में दूसरी दरगाहों की तरह ही लग रही थी। जैसे ही हमने अंदर कदम रखा, एक चीख सुनकर हम चौंक पड़े। आवाज का पीछा करते हुए जब दरगाह के अंदर वाले हिस्से में पहुंचे तो नजारा हैरत अंगेज था। वहां बड़ी अजीब सी हरकतें हो रही थी। वहीं कुछ लोग बेड़ियों में भी जकड़े थे। कुल मिलाकर अंदर का माहौल बेहद खौफनाक था। एक्चुअली होता ये आसेबी की दरगाह है। यहाँ पे आसेबी में सही होते हैं। अब आसेबी जो है एक उर्दू लफ्ज़ है जो शायद आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा, तो उमर बताएंगे कि क्या मतलब है उसका। दिमागी खलल के लिए जो होता है, जिनका दिमागी खलल होता है, हाँ। या भूत प्रेत जिनके ऊपर होते हैं, हाँ। उनके लिए अच्छा। लेकिन अगर मैं 90% लोगों की बात करूं तो शायद भूत प्रेत को मानते भी नहीं होंगे। अकीदा होता है, जब आपके ऊपर पड़ती है तब पता चलता है। तो लोगों को जब उनके ऊपर पड़ता है तब वो आते हैं यहाँ पे और ठीक होके जाते हैं। अच्छा। हम, आप और विज्ञान इसे मानसिक बीमारी मानता है, लेकिन यहाँ आने वाले लोगों के मुताबिक ये शैतानी साए का असर है, जिसका इलाज केवल और केवल इसी दरबार में होता है। ऐसे कई लोग मिले जो अस्पतालों के चक्कर काटने के बाद थक हार कर यहाँ पहुंचे थे। पेट में दर्द उठी रहा है, चेहरा अजीब सा बने था, आंखें निकाले से, तो हमको महसूस भवा है, तो हमने कहा बता दिखा है। मतलब पहले इसका चेहरा थोड़ा सा बदल गया, पेट में दर्द हुआ, तो उससे आपको लगा कि इसको कोई परेशानी है, तो डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर की दवा नहीं सूट की, मजार पर दौड़े। अच्छा, पहले दवाई दी, दवाई से काम नहीं हुआ तो फिर मजार पे लेकर आई। हाँ। फिर मजार पे क्या हुआ? मजार पर खेल रही है। आपको नहीं लगता कि इसको डॉक्टर के पास और ले जाना चाहिए था, ताकि इसकी दवाई 2-3 दिन चलती तो ये ज्यादा जल्दी ठीक हो? दवा लायक की नहीं है, दवा खाने के लायक की नहीं है। दवा खाने लायक नहीं है? क्यों? क्यों? जिस शैतान घुसा है। इसके अलावा दूसरी बीमारियों के इलाज के लिए भी दूर दूर से लोग आते हैं। लेकिन एक बेहद अजीब सी बात सुनने को मिली। जो बीवी है उनको तकलीफ क्या हुई थी और कब से हुई? शादी के 1.5 साल के बाद। क्या हुआ? तबीयत खराब हुई थी। क्या? मतलब बुखार वगैरह आता था और हाथ पैरों में ऐंठन वगैरह होती थी और सीने में दर्द उठती थी। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, इलाज बहुत कराया, लेकिन कोई फ़ायदा उससे हासिल नहीं होता था। फिर मैं यहाँ आया, तो जब यहाँ आया तो फिर यहाँ पर हमारा जो है ज़ाहिर हुआ केस खुला है यहाँ पर। अच्छा जी। लेकिन डॉक्टर बार-बार कह रहे हैं कि केस डाल दिया, केस में सुनवाई हुई, तो ये कोई अदालत है क्या? जी अदालत है, हाजिरी जी बयान हुआ यहाँ पर। इनके बाद जो शैतान हावी था वो ज़ाहिर हुआ और यहाँ पे मतलब कि जो है हाजिरी चालू हो गई और अदालत खेलना शुरू हो गई। और नौचंदी को आए थे, बकरीद की नौचंदी को हम यहाँ पर आए हुए थे। जब भी हमारा केस जो है अब चल रहा है। जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद मुहर्रम में जो है केस फाइनल हुआ हमारा, जिनके ऊपर शैतान हावी था इनके घर का, वो मुहर्रम में फाइनल हुआ 10 तारीख को करबला में। जी। अब इस जगह पर केस, गवाही और बयान का क्या माजरा था, ये समझ में नहीं आ रहा था। अबरार साहब, मुझको ये बताइए, जब से मैं आया हूँ यहाँ पर जो एक बात बार बार सुनने में आ रही है वो ये कि अदालत है, केस चल रहा है, हम केस ख़त्म हो जाएगा तो सब सही हो जाएगा।
कौन सी अदालत है, कौन सा केस चल रहा है? यहाँ तो बस खादिम ये है कि दरखास्त लगा देता है, सरकार के आस्थाने का काजल लगा देता है। अब वो सरकार से जो भूत प्रेत या जो भी आत्माएं हैं उनसे वो सिलसिला अपने आप शुरू हो जाता है, बातचीत होती है। ठीक है। और वो रोता है, चिल्लाता है कि नहीं सरकार, अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, अब इनको नहीं परेशान करूँगा, मैं इतने सालों से परेशान किया हूँ, अब ऐसा नहीं, मुझे छोड़ दिया जाए, मुझे मत जलाया जाए, मुझे मत मारा जाए। ये मरीज के ऊपर जो शय होती है वो बोलती है। अच्छा, मतलब जो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई चीख रहा है कि मुझे माफ़ कर दो और मैं अब चला जाऊँगा और मुझे हाथ पीछे ले लेके गिर रहे हैं, हाँ, तो वो लोग नहीं बोल रहे हैं। वो लोग नहीं बोल रहे हैं, वो तो अपने होश में भी नहीं उतना। हाँ। जब उनकी हाजिरी लग रही है तो सरकार जो भी पूछ रहे हैं एक शैतान से, एक शय से, उसका वो बयान दे रहा है। हम लोग बयान चल रहे हैं। जी, बयान चल रहे हैं। क्या कुछ ताकतें ऐसी भी हैं जो इंसान की पहुंच से बाहर हैं, इंसान की समझ से बाहर हैं? और अगर इस तरह की ताकतें हैं जिन्हें हम अनजानी ताकतें कहते हैं, तो क्या उनका भी कोई कोर्ट होता है? क्या वहाँ पर भी कोई केस चलता है? क्या वहाँ पर भी कोई जज होता है जो फैसला सुनाता है? इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ उसको उन्हीं तरह की ताकतें, मतलब अनजानी ताकतों की अदालत के तौर पर देखा जाता है। कहें तो अनजानी ताकतों का एक ऐसा हाई कोर्ट जहाँ पर बाकायदा पेशी होती है, बाकायदा जुर्म दरियाफ्त होता है, बाकायदा सज़ा दी जाती है, और ये सारी चीज़ें आंखों के सामने होती हैं। किस तरह से होती हैं, कैसे होती हैं, यही जानने के लिए हम आए हैं सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह के मज़ार पर। फिर तय किया कि हम खुद इस सारी प्रक्रिया के गवाह बनेंगे, उसे परखेंगे, साथ ही कुछ मामलों का अंत तक पीछा भी करेंगे। यही हमारी पड़ताल होगी, जिसके लिए कुछ मरीजों की पहचान करना जरूरी था। हमारी पड़ताल का पहला केस 20 साल की शमीमा का था, जो पिछले 6 महीने से ऐसी हरकतें कर रही है। दूसरा मामला था 22 साल के रज़्ज़ाक़ का, जो बेहद अजीब सी हरकतें कर रहा था। हमारा तीसरा केस था साबिर की बीवी का, जिसे हमने थोड़ा अलग अंदाज में अंजाम देने की सोची। तो जिसमें प्रॉब्लम है, मतलब दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ रहती है पैरों में, हाथ पैरों में, दवाई कोई असर नहीं करती है, बहुत सारा इलाज किया है, लेकिन मैंने साबिर को किसी तरह से तैयार किया है। साबिर से कहा है कि वो पूरे टेस्ट कराएं और वो टेस्ट करा के देखें कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। तो आप ध्यान रखिए, मतलब देखिए, मैं अभी कोई भी कमेंट नहीं करूंगा कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। एक बार वो टेस्ट रिजल्ट्स आ जाते हैं, साबिर टेस्ट कराएंगे, जो ब्लड वगैरह का जो भी डॉक्टर ने कहा है, जो इन्होंने नहीं कराए थे, वो टेस्ट वगैरह ही कराएंगे, और उन टेस्ट में क्या आता है फिर हम देखेंगे। साबिर के परिवार ने हमारी बात मान ली और वो मेडिकल टेस्ट कराने के लिए रवाना हो गए। अब हमें शमीमा और रज़्ज़ाक़ की बीमारी, उसके इलाज के तौर तरीकों और नतीजों पर निगाह रखनी थी, ताकि ये पता चल सके कि इलाज का दावा हकीकत है या फसाना। लेकिन अभी कई रहस्यों से पर्दा उठना बाकी था। रूहानी इलाज का वो अजीब सा तरीका, वो चिराग जिसे देखते ही शैतानी शक्तियां तड़प उठती, आज सारे सवालों के जवाब मिलने का दिन था। भूत प्रेत, अनजान ताकतें, प्रेत बाधा, इन बातों पर न विज्ञान यकीन करता है, न ही आज का पढ़ा लिखा समाज इसे मानता है। हमें भी इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। हम तो बस ये जानना चाहते थे कि इस दरबार में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। हमें तो केवल अपनी पड़ताल को अंजाम तक पहुंचाकर हकीकत सामने लानी थी। इसके लिए हमने चमत्कार की हर कहानी का पीछा किया, कुछ मामलों पर अंत तक निगाह रखी, यहां तक कि मेडिकल साइंस और दरबार को आमने सामने भी खड़ा कर दिया, जिसका नतीजा बेहद हैरत अंगेज निकला। दरगाह में चमत्कारी इलाज के दावे की पड़ताल का आगाज हमने वहां से किया जहां से यह प्रक्रिया शुरू होती है। दरगाह में आने वाले मरीजों की पूरी जानकारी एक पर्ची पर लिखी जाती है। जिला कौन सा लगता है? गोंडा।
रिजवान साहब मुझको ये बताइए कि यहाँ पर किस तरह का प्रोसेस होता है, किस तरह से? यहाँ पे दरख्वास्त लगाई जाती है, आपके सिद्धांत लिख के लगा दी, जो परेशानियाँ होती हैं, जो भी तकलीफ होती है वो लिख के लगा दी जाती है और छिल्ला बांधा जाता है। तो बाकी वो दरख्वास्त जो है वो आप लिखते हैं? जी, हम लिख के यहाँ पे जितने भी जितने खादिम यहाँ के हैं वो लिखते हैं, जो भी जिसका भी जिला होता है वो लिखता है। वो क्या परेशानी है आपको? परेशानी ये है कि मतलब अजीब गरीब चीज़ें दिखाई देती हैं। पेश कर देंगे। किस तरह से लिखी, ज़रा दिखाइए हमको, 1-2 लाइनें आपने क्या लिखा है ज़रा बताइए। ये शादाब लिखा हुआ है और ये नाम, गांव का नाम लिखा हुआ है। और प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम साहब इनको शैतानी चेहरे यानी दिखाई देते हैं, परेशानियाँ घर में होती हैं, आवाज़ें सुनाई देती हैं और ये सरकार आपके यहाँ पे पेश कर रहे हैं। जो भी हो परेशानियाँ, उनकी तकलीफ जो हो, अल्लाह से दुआ करके ख़त्म करिए। ठीक है, तो वो एप्लीकेशन इन्होंने ड्राफ्ट कर लिया, वो एप्लीकेशन जज साहब के पास जाएगी। जज साहब मतलब जो आस्थाने में, दरगाह में अंदर रखेंगे। कैसे रखेंगे चलिए। ये पूरा प्रोसेस आप समझ लीजिए। देखिए वहाँ पे लिखा है, इन्होंने सारी परेशानी समझी और यहाँ लाके चादर के नीचे रख दी। और यही यहाँ पर एक तो नहीं है, ये देखिए किस तादाद में एप्लीकेशंस यहाँ पर रखी हुई हैं। सब चादर के नीचे एप्लीकेशंस इसी तरह से लिख के सब लगा दी गई हैं। तो ये सारी एप्लीकेशंस हैं, सैकड़ों की तादाद में एप्लीकेशंस हैं। भाई जाहिर है जो भी लोग आते हैं उनकी एप्लीकेशन लिखी जाती है और उस एप्लीकेशन को लगा दिया जाता है। दरगाह के मुताबिक अर्जी लगाने के बाद शैतानी साये से पीड़ित मरीजों को मजार के सामने बैठा दिया जाता है। दरबार की भाषा में समझें तो शैतान की पेशी की जाती है। अर्जी की प्रक्रिया पूरी करने के बाद हमारी पहली मरीज शमीमा ऐसी ही एक पेशी के दौर से गुजर रही थी। वहां कुछ और महिलाएं भी थी। पेशी का मतलब आपने अगर इनके अल्फाज को सुने होगा, गौर से सुनिए। ये बार बार ये कह रही हैं कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, अब मैंने जादू किया था। अपना हर गुनाह कबूल कर रही हैं, अपनी सज़ा भी मांग रही हैं और ये वादा भी कर रही हैं कि उस लड़की के जिस्म से हट जाएगा। अब जो भी है मुझे नहीं पता, मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ कि क्या है। आप पहले इनकी बात को गौर से सुनिए और समझने की कोशिश करिए कि बार बार क्या कहने की कोशिश कर रही है। मुकम्मल फैसला दे दे रज्जाक, ओए रज्जाक, मेरा अमल कर दे रज्जाक। मैंने लड़की के बाद में नहीं जीना चाहता रज्जाक। तो देखा आपने किस तरह से ये औरत बार बार प्लीड कर रही है। अब अगर आप यहाँ पर किसी से पूछेंगे तो उनका कहना है कि ये औरत प्लीड नहीं कर रही, इसके ऊपर जो शैतान है, जो आत्मा है, जो जिन्नात है, मतलब जो भी इसके ऊपर है वो ये प्लीड कर रहा है, बार बार माफ़ी मांग रहा है अपने गुनाहों की। ये भी बता रहा है कि जादू किया था और उस जादू की वजह से उसने इस लड़की को परेशान किया था, इस औरत को परेशान किया था और अब वो अपना फैसला चाह रहा है कि आप मुकम्मल फैसला करिए। उधर रज्जाक का इलाज इससे आगे पहुंच चुका था। दरगाह के मुताबिक पेशी के बाद रज्जाक के अंदर बैठे बुरे साये की सजा मुकर्रर हो चुकी थी। रज्जाक को दरगाह के चक्कर काटने के लिए तैयार किया जा रहा था, लेकिन वो अंदर जाने से मानो घबरा रहा था। जिस तरह के हालात में है, बहुत ज्यादा गुस्से में, चेन खींच रहा है, सब कुछ कर रहा है। हम उसके पीछे पीछे गए। अचानक तभी बौखलाए रज्जाक ने हम पर हमला करने की कोशिश की। उसकी हरकतें खौफनाक होती जा रही थीं। एक नॉर्मल इंसान किस तरह से पूरी तरह तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। मतलब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि कितना छोटा सा लड़का है और इस वक्त ये कितना ज़्यादा अग्रेसिवली बिहेव कर रहा है। क्या है मतलब आप इसको नेचुरली किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? आप इसको साइकोलॉजिकली एक्सप्लेन करें, आप इसको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन जो कुछ आप देख रहे हैं वो वाकई बहुत हैरान कर देने वाला है।
इसी तरह रज़ाक करीब 1 घंटे तक मजार के चक्कर काटता रहा। फिर अचानक वो बेहोश हो गया। जब होश में आया तो बिल्कुल ही बदला हुआ था। मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब तुम पर वो शैतानी असर होता है, जब तुम महसूस करते हो कि कोई तुमको दबा रहा है, तो क्या लगता है तुमको, तुम्हारे जिस्म में किस तरह से लगता है? वजन भारी लगता है। अच्छा। ऐसे लगता है कोई खींच रहा है। कितने जन भारी हो गए। अच्छा। वही लगता है जिस्म भारी लगता है। ऐसे इतनी ताकत आती है कि कितने जन को फेंक लो, ऐसा होता है। तो अपने दिमाग में कुछ नहीं होता है पहले, अब होश में आ गए। पहले यही शख्स अजीब हरकतें कर रहा था, हम पर हमला करने की कोशिश भी की थी। अब नजारा बिल्कुल बदला हुआ था। शमीमा की हालत देखकर तो हम और भी चौंक पड़े। इलाज से पहले और इलाज के बाद की हालत में जमीन आसमान का फर्क था। लेकिन ये हुआ कैसे? लोगों के मुताबिक तो ये सब दरबार की अद्भुत शक्ति का नतीजा है। फैसले यहाँ पे 40 दिन के अंदर हो जाते हैं। खूब एक से एक परेशान आके देखे मैंने कि फिर भी वहाँ फैज मिला उसको। यहाँ कि विश्वास के ऊपर तो दुनिया कायम है। अगर विश्वास है तो सब कुछ है, विश्वास नहीं तो कुछ नहीं है। अगर विश्वास यकीन आपको नहीं तो ये कुछ नहीं है। अगर आपको यकीन है कि मुझे यहाँ से मिलेगा तो मिलेगा आपको। फिलहाल तो हमें ये विश्वास एक अंधविश्वास लग रहा था, लेकिन इसे साबित कैसे किया जाए ये समझ में नहीं आ रहा। ये सब सोचते समझते शाम हो गई। फिर मजार के सामने भीड़ जमा होने लगी। मगरिब के वक्त जब चारों तरफ रोशनी की जाती है तो ज़ाहिर है आस्थाने में जो कब्र है वहाँ पर भी चिराग जलाए जाते हैं। वो चिराग जला दिए गए हैं। वो 3 चिराग हैं, आपके सामने नज़र आ रहे होंगे आपको। उन तीनों चिरागों को जब जला दिया जाता है तो उस चिराग के बाहर बहुत सारी क्राउड इकट्ठी होती है। बहुत सारे लोग जो दिन भर से यहाँ मौजूद थे वो सब यहाँ पर जमा होते हैं और उनका एक ही काम है। उनका काम यह है कि ये सब लोग यहाँ पर टकटकी बांध के उन चिराग को देखते हैं। मान्यता यही है कि इस रोशनी को देखने से जो उनकी आँखों में असर होता है वो दिमाग में जाता है और दिमाग में जो शैतानी चीज़ें हैं, जिन्नात हैं, असर हैं, जो कुछ भी हैं, वो ठीक हो जाते हैं। अब इन बातों का हमारे लिए कोई मतलब नहीं रह गया था, क्योंकि अपनी पड़ताल को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अब हम कुछ ऐसा करने वाले थे जो इस दरगाह में आज तक किसी ने नहीं किया था। 2 केस स्टडी के नतीजे हमारे सामने थे। वो दावों के मुताबिक ही थे। फिर सच्चाई क्या थी? क्या वाकई इस दरबार में कोई अनजान शक्ति है? क्या वहां कुछ अदृश्य फरिश्ते हैं? और अगर नहीं तो हकीकत क्या है? यह जानने के लिए हमने वो किया जिसकी हिम्मत आज तक कोई नहीं जुटा पाया। हम दरगाह में एक डॉक्टर को लेकर पहुंच गए और एक एक मरीज की मेडिकल जांच करवाई। इस बीच जिस मरीज को हमने जांच के लिए बाहर भेजा था वो भी रिपोर्ट लेकर दरबार में हाजिर हो गया। उसके बाद जो हुआ आप खुद देखिए। मैंने जो कुछ भी बासा शरीफ दरगाह में देखा वो वाकई अनबिलीवेबल था। लेकिन मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि हमने इन चीज़ों को पहले भी देखा है, पहले भी हमने डॉक्टर्स से बात की है और हर बार बात यही हुई है कि ये एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। इन लोगों को मदद की ज़रूरत है। कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं होती, इनको मदद की ज़रूरत है, इनको डॉक्टरी मदद चाहिए। और इस वक्त हम बाराबंकी का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, रफ़ी अहमद किदवई हॉस्पिटल, जहाँ पर एक साइकेट्रिक डिवीज़न है, वहाँ पर जा रहे हैं। वहाँ पर हम डॉक्टर्स से मिलेंगे और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि उन डॉक्टर्स को यहाँ पर ला सकूँ ताकि इन पेशेंट से वो डॉक्टर्स मिलें और इनको वो राह दिखा सकें जिसकी उनकी ज़रूरत है।
क्या हम बासा शरीफ में आज ये कर सकते हैं? क्या आप लोग वहाँ पे चल सकते हैं और वहाँ पे जो पेशेंट्स हैं उनको देख सकते हैं? हाँ बिल्कुल। हमारे कहने पर डॉक्टर एक ही बार में दरगाह आने के लिए तैयार हो गए। दोपहर में फिर वहीं बासा शरीफ में मुलाकात होगी दरगाह में। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। ओके, मोस्ट वेलकम। दरगाह पहुंचकर हम अपने काम में जुट गए थे। सब कुछ सामान्य था। अचानक तभी देखिए, मैंने आपको बताया था कि शाह अब्दुल रज़्ज़ाक हमने अपना काम जारी रखा, लेकिन उसी लड़की ने हमले की एक और कोशिश की। आज करना है बाबा के में आज करना है हमको बाबा के नाम लेना है बस। हमने वहां से जाने में ही भलाई समझी। दरगाह में हमें रज़ाक भी नजर आया, जो हर तरीके से फिट नजर आ रहा था। फिर हमारी मुलाकात अपने तीसरे केस साबिर के परिवार से हुई, जो मेडिकल टेस्ट कराकर आ चुके थे। मुझको ये बताइए साबिर साहब, ये मेडिकल टेस्ट करवाए और आपने इनको डॉक्टर को भी दिखाया होगा, जाहिर बात है। जी जी। तो क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर साहब ने बोला है कि जो है खून की कमी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप ये देखिए, ये हीमेटोलॉजी का जो टेस्ट हुआ था यास्मीन का, उसके अंदर लिखा हुआ है कि प्रीडोमिनेंटली माइक्रोक्रायोटिक हाइपोक्रोनिमिक अनीमिया। तो अनीमिया की प्रॉब्लम है। अनीमिया की प्रॉब्लम का मतलब यही होता है कि जिसमें खून की बहुत ज़्यादा कमी है, उसकी वजह से कमज़ोरी हो जाती है, उसकी वजह से दर्द रह सकता है। तो इनके पूरे जोड़ों में दर्द है, जिसमें दर्द है, दर्द में रहता है, पूरे बदन में दर्द रहता है। जी जी। तो अब ये बात तो आपको पता चल गई इस मेडिकल रिपोर्ट से कि भाई इनके अंदर बहुत ज़्यादा कमी है। और एक रिपोर्ट ये भी बता रही है कि टाइफाइड की भी प्रॉब्लम है। तो उसका इलाज नहीं कर रहे, दवाई वगैरह नहीं दे रहे? नहीं, अभी नहीं किया, नहीं किया अभी। हमारी पड़ताल रंग ला रही थी, लेकिन इस पर अंतिम मोहर तो एक डॉक्टर ही लगा सकता है। दरगाह पहुंचते ही डॉक्टर ने अपना मकसद साफ कर दिया। We as such are not challenging your faith. हम आप बिल्कुल अपना फेथ है करिए, इट्स नॉट एन इशू एट ऑल, बट एट द सेम टाइम यू शुड थिंक अबाउट हाउ मेडिकली वी कैन ट्रीट दिस डिजीज। तो विश्वास को चुनौती नहीं है, भरोसा आपका जो है, यकीन जो आपका है, उसे आप बिल्कुल कायम रखिए, लेकिन साथ के साथ जो ये कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। लेकिन दरगाह में कोई भी डॉक्टर की बात सुनने को राजी नहीं हुआ। सुनना तो दूर, कोई अपनी समस्या बताने तक के लिए तैयार नहीं हुआ। हम बस जानना चाह रहे हैं और कुछ नहीं। हम समझ रहे हैं, केवल जानना चाह रहे हैं कि समस्या। हाँ बताइए। सबके ऊपर जाहिर होगा, सब जानेंगे। नहीं, सबके ऊपर जाहिर नहीं होगा भाई, आप सब लोग हटिए। कुछ लोकलाज, कुछ हिचक, तो कुछ अविश्वास। इन सब वजहों से डॉक्टर से कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था। फिर डॉक्टर ने वही काम किया जो एक बाबा चमत्कार के नाम पर करता है। वो मरीज को बताए बगैर उसकी बीमारी बताने लगे। कभी कभी ऐसा करते हैं, कुछ आए बाएं उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। हाँ, कभी कभी बोलने लगते हैं। सामने पिताजी हैं, माताजी हैं, कुछ नहीं, जो मतलब दिन का दिमागी और हाँ, तो कुछ भी बोलते रहते हैं। रात में नींद नहीं आती। रात को नींद नहीं आती। ऐसा होता है, भाग जाते हैं कहीं, घर से पकड़ के लाना पड़ता है। ये लीजिए, सुबह शाम खिलानी है तीनों दवा। ये सुबह शाम एक तीनों? हाँ, सुबह नाश्ते के बाद 1 2 3, रात के खाने के बाद। बताना अच्छा, मिला दूंगा। हमने यही फॉर्मूला सब पर अपनाया और नतीजे भी सामने थे। अभी 15 दिन से क्या समस्या हो रही है? बस ये दिमाग का। क्या दिक्कत हो रही है? ये उल्टा सीधा बोलती है। चिड़चिड़ापन, गुस्सा? हाँ, गुस्सा तो बहुत करती है। जब तक आप हाँ में हाँ बोलती रहिए तब तक सब सही है। जहाँ आपने कुछ टोक दिया तो भड़क जाती है। अकेले में बैठ के बड़बड़ाती बुदबुदाती रहती है, जैसे किसी से बात कर रही हूँ। कभी ऐसा कहती हैं कि तुम सब मेरे खिलाफ हो, मेरा बुरा चाहते हो, कोई जादू टोना कर दिया है मेरे ऊपर, ऐसा भी बोलती हैं। रात में नींद नहीं आती?
कि अब तो बाबा के दरबार में लाई हूँ तो कुछ देर सो आराम है। अच्छा अच्छा, एक और बात बताएं, कभी ऐसा बोला इन्होंने कि मुझे मरे हुए लोग या भूत प्रेत दिखाई देते हैं? ऐसा भी बोला? पहले छोटी थी ये, 8 साल की थी, तभी बता रही थी कि बहुत से लोग काले काले कपड़े पहने घूमते रहते हैं। ठीक है, सो एज यू आर सीइंग, आई डिडंट आस्क हर फॉर व्हाट प्रॉब्लम शी हैज, आई केप्ट टेलिंग अ प्रॉब्लम एंड शी सेड यस टू everything. Scientifically, this disorder is called acute and transient psychotic disorder. Okay? Acute and transient Psychotic disorder. Right. If this was more than a week or more than a month, if the history was for more than a month, then it would come under schizophrenia. लीजिए, सुबह शाम जब खत्म हो जाए दवाई तो किसी को भी भेज दीजिएगा जिला अस्पताल, वहां से आपको और दिला देंगे। अब हर कोई बात सुन भी रहा था और मान भी रहा था। डॉक्टर के मुताबिक ऐसी मानसिक बीमारियों के होने और पनपने के लिए कई बातें जिम्मेदार होती हैं। It's about genetics, it's about stress, it's about availability of the treatment and it's about illiteracy. ये चारों चीज़ें जब मिल जाती हैं, वो महिला क्यों यहाँ आई, पहले हॉस्पिटल क्यों नहीं आई? बिकॉज शी इज़ नॉट अवेयर, क्योंकि वो इसको बीमारी मानती ही नहीं। उसके हिसाब से भूत प्रेत चढ़ गया है, तो भूत अतिरवाना है तो बादशाह शरीफ जाएंगे। हैड शी नोन कि दिस इज़ अ प्रॉब्लम विच इज़ अ मेडिकल प्रॉब्लम एंड इट कैन बी ट्रीटेड बाय अ साइकियाट्रिस्ट, शी वुड हैव कम इमीडिएटली। सो यही मैं बात आपसे फिर वही बात कर रहा हूँ कि लैक ऑफ अवेयरनेस इतना ज़्यादा है, इलिटरेसी इतनी है that people don't realize। और इससे भी बड़ी बात ये है कि स्टिग्मा अटैच्ड है कि अरे पागल ना हो जाए, लड़की है, कल शादी कैसे होगी, ये वो। तो आके हम लोग को दिखाना, अरे वो तो सब कहेंगे देखो पागलपन का इलाज चल रहा है। सो दैट काइंड ऑफ स्टिग्मा हैज़ टू बी ब्रोकन बाय द डॉक्टर, बाय कोई कितने NGOs काम करते हैं इसके लिए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अगर एक आपको सिर्फ अपने हमारे दर्शकों को एक वो देना हो तो क्या आप कहेंगे, क्या करना चाहिए सबसे पहली चीज़ अगर एनीबडी इज ऑन द रिस्क ऑफ दिस? आई थिंक द फर्स्ट थिंग इज टू अंडरस्टैंड द साइंस एंड सिम्टम्स एंड टू गो टू मेंटल हेल्थ डॉक्टर, हूसोएवर इज अवेलेबल, यू शुड गो। उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, कोई स्टिग्मा नहीं है, कुछ नहीं है। जैसे आम बीमारियां हैं, खांसी, उल्टी, दमा, ये हाइपरटेंशन, कुछ भी ठीक वैसे ये भी एक बीमारी है। और मैं चाहूँगा आपके ज़रिए लोगों को बताना, इट इज़ टोटली ट्रीटेबल, बिल्कुल ठीक हो सकता है। फिर हमने शमीमा और रज़ाक के केस का जिक्र किया तो डॉक्टर के मुताबिक कुछ समय के अंतराल पर उनका सामान्य दिखना उनकी बीमारियों का ही एक लक्षण है। कुछ दिन बाद ये फिर पहले जैसे हो जाएंगे, फिर वैसी ही अजीब हरकतें करने लगेंगे। हम किसी के विश्वास पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप दुआ मत कीजिए, हम तो बस यही कह रहे हैं कि दुआ कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन दुआ के साथ बीमारी को मिटाने के लिए मरीज को दवा भी खिलाइए, डॉक्टर से इलाज भी कराइए।